नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे बड़ी जानकारी के साथ। लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स के साथ मुख्यमंत्री की बैठक लगातार जारी है। बैठक में तमाम लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स मौजूद हैं। सीएम लोकसभा को लेकर कोऑर्डिनेटर्स से फीडबैक ले रहे हैं और साथ ही बीजेपी विधायकों संग भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। तो साथ कृषि मंत्री समेत कई विधायक मौजूद रहे। विधायकों की बैठक में जो विधायकों के साथ चर्चा हुई, अब लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स के साथ ये जो मीटिंग है वो लगातार जारी है। लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स के साथ मुख्यमंत्री की बैठक जारी है। बैठक में तमाम लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स मौजूद हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से लोकसभा जितनी भी हैं हरियाणा में उन्हें लेकर एक फीडबैक लिया जा रहा है लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स से। और बीजेपी विधायकों संग भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको जानकारी दे दें, हरियाणा में एकता दिवस पर खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले पंचकुला में छात्रों को मैराथन की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी छात्रों को देश की एकता बनाए रखने की भी शपथ दिलाई। पंचकुला के बाद चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय में भी एकता दिवस का कार्यक्रम हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी एकता की शपथ दिलाई और प्रशासनिक सेवाओं को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को भी दोहराया। ये बहुत एक प्रमुख और एक ऐसा विषय है जो हर नागरिक के दिमाग में जाना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, एक प्रतीक के रूप में उनका एक स्टैच्यू गुजरात में, बहुत बड़ा स्टैच्यू और विश्व का टॉलेस्ट स्टैच्यू। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारी जो आईएएस की प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका क्या होगी इसका बड़ा सरल शब्दों में उल्लेख किया हुआ है। एग्जैक्ट शब्द क्या है आप में से कोई बता सकता है? स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आईएएस सर्विस जो है, इट इज अ स्टील फ्रेमवर्क ऑफ आवर कंट्री। तो इस प्रकार का एक ताना बाना सारे देश में आईएएस कैटेगरी का बना हुआ है, जो अपने छोटे मोटे सब मैं कहता हूं अपने लगाव को छोड़कर उससे ऊपर उठकर, ना उनको अपने गांव से लगाव है, ना उनके अपने प्रदेश से लगाव है। इंटरस्टेट भी हमारी सबकी नियुक्तियां रहती है। सारा देश एक हो तो उस एकता का भाव इस सिस्टम में से, जो हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज है, उसी में से आता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर देश प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 31 अक्टूबर को यह दिन मनाया जाता है। प्रदेश में भी इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। महेंद्रगढ़, गोहाना, घरोंडा, तोशाम, टोहाना, कुरुक्षेत्र, इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। तो हरियाणा में बीजेपी प्रदेश सरकार ने अपने 9 साल पूरे कर लिए हैं। इस पर सरकार के तमाम मंत्री 9 साल में किए गए काम की जानकारी दे रहे हैं। मंत्री कमल गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने कामों की जानकारी दी, जो काम उनके कार्यकाल में किए गए। पराली जलाने के मामले को लेकर पंजाब सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। सुनवाते एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे देश में सबसे पहले हरियाणा ने किया। हरियाणा ने इसका टेंडर निकाला 2018 में, एग्रीमेंट किया 2019 में और 2023 में इसका डाटा हमें मिला। डाटा को हमने पब्लिसाइज किया, उसमें काफी गलतियां भी आई, हमने उसको स्वीकारा भी। लेकिन जब इसका टेंडर दिया था तो उस समय प्रॉपर्टी थी 30,24,000 और जब ये काम शुरू हुआ तो ये प्रॉपर्टी थी ना, जब ये हमें डाटा मिला, जब उसने काम करके दिया तो ये हो गई 42,67,000 और आज ये प्रॉपर्टियां हो गई हैं 47,35,000। ये मैंने राउंड फिगर बताई है। में भी हमने 3 फेज में 494 कॉलोनियों को रेगुलराइज किया है। पहले फेज में 211, दूसरे में 193, लेकिन हमारी पराली जलने की जो अमाउंट है वो काफी डिक्रीज हुई है, काफी डिक्रीज हुई। और अभी भी हमें जब पता लगता है हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं।
हम इसके एडवोकेट बिल्कुल नहीं है। हमने बहुत तरह की हमने छूट भी दी है, और जो पराली नहीं जलाते हैं हम उनको 5,000 का या कुछ इंसेंटिव भी। तो वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा कि हरियाणा से ज्यादा पराली दिल्ली और पंजाब में जलती है। परिवहन मंत्री ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कॉलेजों में 2000 लेक्चर और नॉन टीचिंग स्टाफ जो हैं उसकी भर्ती की जाएगी। और कांग्रेस को लेकर मूलचंद शर्मा ने कहा, कांग्रेस के आज जो हालात हैं उससे लगता है कि 2024 में वे एक बार फिर से केंद्र और हरियाणा प्रदेश में सत्ता से बाहर ही बैठेंगे। नहीं, दिल्ली देश की हमारी राजधानी है और दिल्ली को सुरक्षा रखना, दिल्ली को ठीक रखना हम सबका दायित्व है। एक दूसरे पर जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए कि जिस तरह से पराली की जो आग पंजाब में जिस तरह के हालात हैं, और पंजाब में वहाँ की सरकार पूरी तरह, पहले भी कई बार प्रदेश की सरकार ने कहा है कि पराली पर जो पंजाब सरकार है पूरी तरह ध्यान नहीं दे रही। और हरियाणा, उसके बाद हरियाणा में हमने पराली को जलाने के लिए उसके किसानों को सब्सिडी दी है, किसानों को मशीन दी है। नहीं, हम चाहते हैं कि हीरो 4 की बस दिल्ली में एनसीआर में ना जाए। हम पे हीरो 6 बस हम पे पूरी है, 2200 के करीब हमारे पास बस हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन ना हो और हम आने उसकी हमारे पास पूरी तैयारी है। और तैयारी के साथ 1 नवंबर से जो भी दिल्ली प्रदेश की गाइडलाइंस हैं उस पर हम काम करेंगे। और बसें हम पे हर डिपो में बसें हमारे पास हैं। जो हीरो 4 बस है उनको हम दूसरे क्षेत्र में लगाएंगे और बाकी एनसीआर में हम ज़्यादा से ज़्यादा बस अपनी नई बस लगाने का काम करेंगे। बाबरिया अपने को देखे ना, तुम पे तो बना नहीं है जिले का प्रधान भी। हमारे तो प्रक्रिया 3 साल बदलते हैं। बाबरिया के तो आज तक बने ही नहीं है। प्रभारी जी ये नहीं पता तेरे ब्लॉक के जिले का कौन प्रधान है, बता ना बाबरिया जी। जिले का प्रधान बता दे, प्रदेश की कमेटी बता दे, कोई समिति बता दे, कोई चुनाव समिति बता दे। और बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और मैं बधाई दूंगा। हमने पन्ना प्रमुख से लेकर आज संगठन तक है, उनके पन्ना प्रमुख सम्मेलन, हर पन्ना का एक प्रमुख बनाया। इतनी बड़ी पार्टी, उसका मजाक उठे। यही तो इनके हालात हैं। जिस हालात में इनके, जिस तरह से हालात देश में प्रदेश में इनके हालात हैं, इन्हीं हालात तो 24 में फिर बाहर बैठेंगे। तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने एसवाईएल समेत अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। आइए आपको सुनाते हैं शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। चाहिए इसी प्रकार से HKRN का भी हमने टारगेट रखा है। जो 1 लाख से कम आमदन वाला व्यक्ति है उसको हम 30 नंबर ज्यादा देंगे ताकि उसको रोजगार पहले मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि जो 7 लाख परिवार ऐसे हैं जो अभी 1 लाख से कम है, तो उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले उनको काम दिया जाए ताकि वो गरीबी से। देखिए, अभी तक मेरे संज्ञान में जो भी मामला आया हमने तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की, सस्पेंड भी किया, FIR भी की और पूरी हमने कार्रवाई की है। और इसमें भी पूरी कार्रवाई करेंगे। कोई कारण नहीं हो सकता कार्रवाई ना करने का। और मतलब ये तो एक ऐसा पद है कि माँ बाप के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी टीचर की है। जब बच्चा उसके पास आएगा, जैसे वो माँ बाप के पास है ऐसे ही वो टीचर के पास भी है। और मैं समझता हूँ कोई भी टीचर इस प्रकार की अगर गुस्ताखी करता है तो वो किसी भी हालत में उसको बख्शा नहीं जा सकता। बहुत देखो भाई, देसी गांव में कहावत है एक कि भाई का हिस्सा रोक लोगे तो रखोगे तो नुकसान होगा। वैसे ही कहें लोग बुजुर्ग। पर पंजाब ने भी आवाज समझनी चाहिए, चाहे विधानसभा का है चाहे हमारा पानी का है। हम छोटे भाई हैं तो उसको हमारी चिंता ज्यादा करनी चाहिए, ना कि ये कहेंगे नहीं मिलता नहीं। तो कहावत है एक, और वो कहावत सच्ची भी लग रही मुझे। तो चलिए इसके साथ एक बड़ी जानकारी आपको दे दे। पराली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा का वार देखने को मिला है। पराली के मुद्दे पर हरियाणा सरकार फेल, ये बात कही अनुराग ढांडा ने। पराली के लिए जो योजना बनी जमीन पर लागू नहीं है, मशीनें उपलब्ध कराने में सरकार फेल।
तो हरियाणा सरकार को पराली के मुद्दे पर एक बार फिर से कटघरे में ऐलान खड़ा किया है। पराली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा का वार। पराली के मुद्दे पर हरियाणा सरकार फेल है, ये बात अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कही। वो मशीनें जमीन। कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, अब स्वीकार भी कर लीजिए कि आपकी सरकार पराली के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हो गई है। पराली के निस्तारण के लिए जो भी आपने योजनाएं बनाई वो जमीन पे लागू नहीं हो पाई, वो योजनाएं पूरी तरह से फेल हो गई। आप तो कह रहे थे 5 लाख एकड़ में इस बार घोल का इस्तेमाल करेंगे, किसानों को फ्री में घोल उपलब्ध कराएंगे। कहां है वो घोल? एक भी किसान तक पहुंचा क्या वो घोल? आपने कहा कि 80,000 मशीनें जमीन पे उपलब्ध होंगी, सब्सिडी दे रहे हैं उन मशीनों पर आप, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन मशीनों पर वाकई सब्सिडी मिली? वो मशीनें जमीन पर आई? आप चेक कर लीजिए, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया उन मशीनों को सब्सिडी उपलब्ध कराने के नाम पर। लिस्ट मंगा लीजिए तस्दीक करने के लिए जिन जिन मशीनों के नाम पर सब्सिडी दी गई, और ग्राउंड पर चेक करवा लीजिए कि उनमें से कितनी मशीनें उपलब्ध हैं और कितनी मशीनों के लिए सिर्फ कागज पर चढ़ा करके सब्सिडी दे दी गई। ये एक फ्लॉप योजना थी, इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। तीसरी बात, आप कहते हैं कि कोई और हरियाणा के किसानों को दोष दे रहा है। बीजेपी की सरकार, आपकी सरकार हरियाणा के किसानों को दोषी साबित करने में लगी है, जबकि हरियाणा के किसान इस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से समन भेजे जाने पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी षड्यंत्र करके इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रही है। जिस तरह आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, भाजपा ये समझ चुकी है कि आम आदमी पार्टी को लीगल तरीके से हराना असंभव है। ये बात भी कही। देखिए, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रही थी, ये इनका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। किसी भी तरीके से ये अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को राजनीतिक रूप से ये खत्म करना चाहते हैं। और प्रश्न ये उठता है कि भाई ये क्यों कर रहे हैं? आपके सामने ही होगा कि इन्होंने पूरी कोशिश लगा ली सही तरीके से चुनाव में हराने की, दिल्ली में ये फेल हो गए। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली पंजाब में रोकने की, ये फेल हो गए। फिर दिल्ली में वापस एमसीडी का चुनाव ये हार गए। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट हो गया कि इस पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को लीगल तरीके से चुनाव में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होते जा रहा है। फिर उन्होंने कोशिशें की कि काम रोक के इनको चुप करा लो। काम रोक के भी कुछ हुआ नहीं, काम जैसे तैसे मैनेज हो ही गया। फिर इन्होंने डराया, धमकाया और बाकी के साथियों को जेल में डाला। इन्होंने वो कोशिशें कर ली, मनीष जी को कोशिश कर ली, सत्येंद्र जैन जी को, संजय सिंह जी को, वो भी फेल हो गई। इनको ये बड़ा स्पष्ट हो गया है कि इस आदमी को और किसी तरीके से रोकना मुश्किल है, इसको फिनिश कर दो। तो बस ये उसी की एक आप कह सकते हैं कि षड्यंत्र का हिस्सा है। ये राजनीतिक लड़ाई है जो भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के सामने नहीं लड़ पा रही है, इसलिए ईडी और सीबीआई के उपयोग करके लड़ रही है। एक दो महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट ये है, इसमें कोलैटरल डैमेज जो है वो देश को हो रहा है। आप देखेंगे कि संस्थाओं को बनने में दशकों लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी की एक ही देन है कि धीरे धीरे करके सभी संस्थाओं को खत्म करते जा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण, दिल्ली की जनता को जिस तरीके से उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, उनके काम नहीं होने दिए जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। आज मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने ये संदेश दिया है और देते आ रहे हैं कि जनता चाहे जो मर्जी जिसको वोट दे, जिसको चुनाव जिताए, सरकार तो मैं ही चलाऊंगा क्योंकि मेरे पास पावर। तो हरियाणा भाजपा प्रभारी बिप्लब कुमार देव और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी ने कहा कि मोदी मनोहर की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है। 2024 में डबल इंजन की सरकार बनेगी और हरियाणा में बीजेपी सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेगी। बिप्लब देव जी से मैं आशीर्वाद लेने के लिए गया था। उन्होंने आशीर्वाद दिया है और कहा है कि हरियाणा के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ हैं, जो मनोहर लाल सरकार की नीतियाँ हैं, इनको जन जन
पहुंचाने का काम करें और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और हमने आदरणीय विप्लव देव जी का जो मंत्र है उसको लिया है और डट करके जो संगठन ने अपेक्षा की है, जो पार्टी ने अपेक्षा की है, मुझे एक छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेवारी देने का काम किया है, मैं उस जिम्मेवारी के ऊपर 100% खरा उतरूंगा। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता के चरणों में नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि एक छोटे कार्यकर्ता को जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है वो ताकत, वो आशीर्वाद हरियाणा की जनता दे कि उसके ऊपर हम खरा उतर सके। जो भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी, जिसने 9.5 वर्षों के अंदर इस भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर ऊंचा किया है, गरीब व्यक्ति तक योजना बना करके डायरेक्ट उसके खाते के अंदर लाभ पहुंचाया है, देश की समस्याओं का समाधान किया है। भगवान श्री राम के मंदिर जो लंबे समय से लंबित था, जिसके ऊपर राजनीति होती थी, भगवान श्री राम का मंदिर भी भव्य बन रहा है। और हम सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर 2024 का जो चुनाव है, यह महत्वपूर्ण चुनाव है और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाने का काम हम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, मनोहर लाल जी की नीतियों को जन जन तक, घर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। मनोहर लाल जी तो ऐसा व्यक्ति है कि एक कहावत भी है कि जो बुजुर्ग अगर कोई बोलते हैं शब्द, उसका तंत्र निकाल करके बोलते हैं, और वो ऐसी बात होती है। बुजुर्ग कहते थे कि 100 दिया 125 वापिस किया, और उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी 100 देते हैं, मनोहर लाल जी भाजा करके गरीब तक उसको पहुंचाने का काम करते हैं। ये विभिन्न योजनाओं के अंदर है। ये कमाल अगर हो रहा है तो ये डबल इंजन की सरकार के अंदर हो रहा है। और आने वाले 2024 के अंदर हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास भेजेंगे, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, और हरियाणा के अंदर भी डबल इंजन की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनेगी। हरियाणा की महिला पुलिस कर्मियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब महिला कर्मचारियों को दूसरे राज्यों में या दूसरे जिलों में अगर ड्यूटी के लिए जाना पड़ेगा तो कोई महिला पुलिसकर्मी अकेले नहीं जाएगी। टीम के साथ 2 महिला पुलिसकर्मियों को होना बेहद जरूरी होगा। यानी कि अगर महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी के काम से अगर किसी दूसरे जिले में या दूसरे राज्य में जाती है तो टीम में 2 महिला पुलिसकर्मी होंगी, 1 नहीं होगी। यह निर्देश डीजीपी की तरफ से सभी पुलिस अधीक्षकों को जारी कर दिया गया। तो वहीं खबर गोहाना से है। गोहाना जींद रोड पर मुंडलाना ब्लॉक में सफाई कर्मचारी 10 अक्टूबर से धरने पर है, लेकिन इनकी मांगों को अभी तक माना नहीं गया है। दरअसल शहर में 400 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 से 2000 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी है। ऐसे में सफाई कर्मचारियों का यह कहना है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 400 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी हो, यानी कि जैसी व्यवस्था शहरी इलाकों में है सफाई की, वैसी ही व्यवस्था सफाई कर्मचारियों के लिए ग्रामीण इलाकों में भी हो। समान काम समान वेतन को लेकर भी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण सफाई कर्मचारी पक्का हो सकता तो हरियाणा में क्यों पक्का नहीं किया जा रहा। तो और जब तक पक्का कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये सरकार घोषित करे, क्योंकि न्यूनतम वेतन अधिनियम कानून 1956 के जो आंकड़े हैं उसके तहत जो न्यूनतम वेतन तय होता है, आज कम से कम 26,000 रुपये होना चाहिए। आज जींद रोड मुरलाना ब्लॉक पे सफाई कर्मचारियों का धरना करीब 25-26 दिन से चला हुआ है। कर्मचारियों की मांग है कि इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, कच्चे कर्मचारी को समान काम समान वेतन दिया जाए। जो काम कच्चा कर्मचारी करता है वही पक्का करता है, तो फिर इतना भेदभाव क्यों है। तो एक बड़ी जानकारी हिसार से दे दे आपको। सरसोद बस स्टैंड के पास हादसा हुआ। 4 वाहन आपस में टकरा गए। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूली बस को जोरदार टक्कर मार दी और जो स्कूली बच्चे हैं बाल बाल बचे। नशे की हालात में था ट्रक चालक। भीड़ ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रक चालक नशे की हालात में था, उसके
नशे के हालात में होने के कारण कई स्कूली बच्चों की जान एक साथ एक समय पर खतरे में पड़ गई। लेकिन गनीमत रही कि किसी स्कूली बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी, सभी सेफ हैं, सभी सुरक्षित हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है गोहाना से। बाइक सवार दंपति हादसे का शिकार हो गए, पत्नी की मौत हो गई है। दुखद खबर है। कार चालक के अचानक कार की खिड़की खोलने से हादसा हुआ है। खिड़की से टकराने के बाद दोनों पति पत्नी सड़क पर गिर गए। पीछे से आ रहे ट्रक ने व्यक्ति को कुचल दिया। आपको बता दें कि व्यक्ति की पत्नी को जो है गंभीर रूप से घायल होने के चलते समय पर इलाज नहीं मिल पाया और मौके पर मौत हो गई। अस्पताल ले जाते समय महिला ने दम तोड़ दिया। कार चालक की गलती से यह हादसा हुआ। अगर आप गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं तो एक बार पीछे देख लिया कीजिए कि पीछे कोई वाहन तो नहीं आ रहा। ऐसे में देखने को मिलता है जब हम गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं आमतौर पर कभी कभी देखा नहीं जाता पीछे और हादसा हो जाता। उसी गलती की वजह से यह हादसा भी हुआ। तो अस्पताल में ले जाते समय महिला ने दम तोड़ दिया। कार चालक की लापरवाही भारी पड़ी महिला पर, जो कि बाइक पर सवार थी। उसकी कोई गलती भी नहीं थी। जो बाइक पर सवार थे उन दंपत्ति की कोई गलती भी नहीं थी। गलती किसी और की, जान गई किसी और। तो बहादुरगढ़ से खबर है। बहादुरगढ़ में एक घर में जहां पर सोमवार को एलपीजी गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और एक मां बेटी की मौत हुई थी। मंगलवार को उसी परिवार की दुकान में आग लग गई। आग लगने का मामला सामने आया जहां एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। हादसे में जान गंवाने वाली मां बेटी की शव यात्रा की तैयारी ही चल रही थी कि उसी समय परिवार की दुकान में आग लग गई। ये सूचना मिली और सूचना मिलते ही परिवार और आसपास के लोगों ने मिलकर टैंकर से पानी से आग को बुझाया। ये कल जो अपना कुम्हारों के मोहल्ले में जो सिलेंडर फटा है उसमें 2 जानें चली गई हैं। उन्हीं की ये दुकान थी और वो पोस्टमार्टम हो के घर पे आए और ले जाने की तैयारी कर रहे थे शमशान घाट। इतनी ही खबर आई कि दुकान में से धुआं निकल रहा है और देखा तो ये दुकान में आग लगी थी। शटर डाउन था और दमकल कर्मचारियों को फोन करा लेकिन यहाँ कोई समय पे नहीं आ पाया। एक टैंकर जा रहा था, जिस भाई ने मदद करी और टैंकर रोक के वो आग बुझाई गई। क्या दमकल विभाग को सूचना दी थी? हाँ, दमकल विभाग को सूचना दी थी। 112 पे कॉल की थी दमकल विभाग के लिए और पुलिस के लिए। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स जानकारी के लिए बने रहे हरियाणा न्यूज के साथ।